everyone. So I hope you all are doing well. So आज हम कंटिन्यू करते हैं अपने पिछले लेक्चर को. हमने पिछला लेक्चर कहाँ एंड किया था? अपने 6th पॉइंट, दैट इज 6th फीचर था अपना कॉमन सील, उधर हमने एंड किया था. और मैंने आपको बताते हुए ये भी बोला था कि फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज वेरी इंपॉर्टेंट आज के लिए और आगे आपकी लाइफ के लिए भी. ठीक है, तो इसको मिस मत करना, पूरे वीडियो स्टार्ट टू एंड देखना. तो एक बार नजर मार लेते हैं कि हमने क्या क्या अपने पिछले वीडियो में कवर किया था. तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि वॉलंटरी एसोसिएशन क्या होता है, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सन, परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील. सो नाम से इधर कुछ नहीं पता चलने वाला आपको फीचर, इसीलिए जाके कंटेंट पढ़ो, उसको समझो एंड सजेशन दूंगी, वीडियो देखो. ठीक है, अच्छे से समझो बोला क्या है, क्यों है ऐसा, तभी आपको कंप्लीट समझेगा, नाम से कुछ नहीं समझने वाला है. देन आज हम कंटिन्यू करते हैं अपने आगे के फीचर को, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी, 7th फीचर. जैसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पढ़ रहे थे, तो उसमें एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था अनलिमिटेड लायबिलिटी का. उधर क्या हो रहा था कि अगर बिजनेस के कुछ लायबिलिटी हो जाते हैं, ठीक है, और जो बिजनेस कंप्लीट नहीं कर पाते, बिजनेस अपने डेट पूरे नहीं कर पाते, मतलब क्रेडिटर्स को पूरा पैसा बिजनेस में से नहीं मिल पा रहा है, तो उस केस में क्या हो रहा था कि आपके पर्सनल असेट बेच के या पर्सनल असेट को आप लायबिलिटी पे करने में यूज कर सकते हो. ठीक है, तो ये केस ऐसा जॉइंट स्टॉक कंपनी में नहीं है. आपके पर्सनल असेट को इधर कुछ भी नहीं किया जाता है. आप अगर शेयर होल्डर हो किसी कंपनी को, तो आप सिर्फ जिम्मेदार हो, जितना आपने कंपनी से शेयर खरीदा है उतना ही आपको पेमेंट करना है. उससे ज्यादा पेमेंट के लिए आप बिल्कुल भी लायबल नहीं रहोगे. इधर सीधा सीधा बोला गया है, सिंपल सा फंडा है. तो देखो, द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज लिमिटेड. क्या बोला हुआ है? जो शेयर होल्डर रहते हैं, जो कि ओनर रहते हैं कंपनी के, उनकी जो लायबिलिटी रहती है वो क्या रहती है? लिमिटेड. और कहां तक लिमिटेड रहती है? इट इज लिमिटेड अप टू अनपेड पार्ट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर हेल्ड बाय द शेयर होल्डर. नाउ समझो क्या बोल रहे हैं वो, कि अगर मैं किसी कंपनी के 100 शेयर लेती हूं और हर एक शेयर की वैल्यू रहती है ₹10, तो मेरी लायबिलिटी कितनी रहेगी एज अ ओनर, एज अ शेयर होल्डर टू द कंपनी? ओनली अप टू ₹1000. उससे ₹1 भी ज्यादा कंपनी मुझसे मांग नहीं सकती है, क्योंकि मैंने कंपनी से सिर्फ 100 शेयर खरीदे हैं और उसकी वैल्यू ₹10 है और टोटल है मेरी लायबिलिटी ओनली अप टू दी ₹1000. तो यही आगे बोला हुआ है कि इट इज लिमिटेड अप टू दी पेड अप पार्ट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर हेल्ड बाय द शेयर होल्डर. शेयर होल्डर इज लायबल टू पे ओनली द अनपेड अमाउंट ऑन हिज शेयर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर शेयर होल्डर ने ₹5 ही पे किया रहेगा, मतलब ₹500 ही पहले पे किया रहेगा शेयर खरीदते टाइम पे, और कंपनी ने ऐसा ऑप्शन दिया होगा कि ₹5 आप बाद में पे कर सकते हो, तो बाद में उसकी लायबिलिटी कितनी हो जाएगी? ओनली 5 एंड टोटल ₹500, उससे ज्यादा नहीं. इसीलिए उन्होंने ओनली अप टू अनपेड अमाउंट बोला हुआ. शेयर होल्डर इज नॉट कंसर्न विद द डेट लायबिलिटी ऑफ द कंपनी. ओके, पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर होल्डर कैन नॉट बी यूज फॉर द रिपेमेंट ऑफ द डेट ऑफ द कंपनी. आपकी कितनी डेट है, आपकी कितनी लायबिलिटी है, हजारों करोड़ों की ही डेट लायबिलिटी क्यों ना रहने दो, शेयर होल्डर को उससे कोई मतलब नहीं है. आप कंपनी से पैसा निकालो, शेयर होल्डर को पास कुछ भी ₹1 भी आप एक्स्ट्रा नहीं मांग सकते हो फॉर पेइंग द कंपनीज डेट. ठीक है, सिंपल. लिमिटेड लायबिलिटी मतलब समझा आपको एज अ फीचर. नाउ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. देखो, अनलाइक अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगेन, ठीक है, उधर भी क्या था कि सोल प्रोप्राइटर जो था वो कौन था? ओनर ऑफ द कंपनी था, और वही ओनर था, वही कंट्रोलर था और वही मैनेजर था. सेम वे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो करता था वही कंट्रोलर था, वही डिसीजन मेकर था, वही मैनेजर था. सेम वे पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर थे वही ओनर थे, वही मैनेजर थे, वही कंट्रोलर थे. बट जॉइंट स्टॉक कंपनी में
आपके जो ओनर रहते हैं वो कौन रहते हैं? शेयर होल्डर, जिन्होंने शेयर्स खरीद के रखा हुआ था। बट इधर क्या होता है, शेयर बहुत लार्ज नंबर्स में रहते हैं, बहुत हजारों लाखों करोड़ों में नहीं, लाखों में रहते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है, हर एक से उनकी राय लेना और वो ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करना डे टू डे चीज के लिए वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन ओनर के थ्रू हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेलेक्ट करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कुछ ऐसे इलेक्टिव लोग सेलेक्ट करते हैं जो डे टू डे बिजनेस में डिसीजन ले सकते हैं, उन्हीं को हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं। तो ओनर कौन हो गया? शेयर होल्डर। ओनरशिप किसके पास है? शेयर होल्डर के पास। बट मैनेजमेंट किसके पास रहेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास रहेगा। ठीक है, इसीलिए आपको बोला हुआ है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। जस्ट बिकॉज शेयर होल्डर बहुत लार्ज क्वांटिटी में रहते हैं, हर जगह फैले रहते हैं दुनिया में। हो सकता है फॉरेन से किसी ने मेरे कंपनी का शेयर खरीदा हो, या मैं नहीं आ सकती मीटिंग में, मैं डिसीजन मेक नहीं कर सकती अभी इस पॉइंट पे, तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनकी जगह पे डे टू डे बिजनेस में के लिए डिसीजन लेते हैं। नाउ समझो, इन कंपनी ओनरशिप इज सेपरेटेड फ्रॉम मैनेजमेंट। ओनरशिप किसके पास? शेयर होल्डर के पास। मैनेजमेंट किसके पास? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। शेयर होल्डर आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, हाउएवर दे आर अनेबल टू मैनेज द डे टू डे अफेयर ऑफ द कंपनी बिकॉज दे आर लार्ज इन नंबर, they are scattered and they keep on changing because share are transferable. Now third point, क्यों शेयर होल्डर मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हो सकता है कि आज मैंने शेयर्स खरीदा है कंपनी का, बट कल तुरंत जाके मैं कंपनी के शेयर्स बेच दूं किसी और को, तो ये बहुत इजीली ट्रांसफरेबल रहता है। ओनरशिप बहुत जल्दी ट्रांसफर होता है, इसीलिए ओनर जो रहते हैं वो अलग रहते हैं और जो एक्चुअली मैनेजमेंट करते हैं वो कोई और करता है। So they elect the board of director to look after the management of the company. All policy decision are taken by the board of director. Clear है ये पॉइंट? सिंपल है, इतना टफ नहीं है। सिर्फ ये याद रखना कि जस्ट बिकॉज लार्ज नंबर होने के कारण, या जस्ट बिकॉज स्कैटर्ड, हर दुनिया में स्कैटर्ड होने के कारण, या स्टेट टू स्टेट स्कैटर्ड होने के कारण, और ये जो शेयर्स है बहुत इजीली ट्रांसफरेबल होने के कारण, यही ओनर अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेलेक्ट करते हैं, अपने मैनेजर सेलेक्ट करते हैं कि उनके बिहाफ पे कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन ले सके। ठीक है, नाउ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। सिंपल है कि पब्लिक कंपनी में, ठीक है, दो मेजर कैटेगरी है। जब हम आगे पढ़ेंगे कितने मेजर कैटेगरी है एक्चुअली, लेकिन इधर दो मेजर कैटेगरी है, पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स में क्या दिया हुआ है कि जो कंपनी के शेयर होते हैं ना, वो इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगर मैं चाहूं तो मेरे शेयर्स किसी भी पर्सन को बेच सकती हूं इन पब्लिक कंपनी। मुझे किसी की भी अथॉरिटी, किसी का भी सिग्नेचर की कोई भी जरूरत नहीं रहेगा। ठीक है, किसी के भी परमिशन की कोई भी जरूरत नहीं रहेगा अगर मैंने पब्लिक कंपनी के शेयर्स खरीद रखा है। बट इन केस यू हैव बाइड प्राइवेट कंपनी शेयर, तो आपको एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के तहत आपको उसमें देखना पड़ेगा कि आप किस किस को शेयर्स बेच सकते हो, और उनके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। क्योंकि प्राइवेट कंपनी क्या होती है, अपने ही लोगों को शेयर्स बेचती है और रिस्ट्रिक्ट करती है बाकी और किसी को शेयर खरीदने या बेचने से। ठीक है, तो देखो, a share of a public company are freely transferable. A shareholder can sell as and when he desired. Membership come to end once the shares are sold. Share of a private company are not freely transferable. इधर क्या बोल रहे हैं, जैसे ही आपने अपने शेयर्स बेच दिया किसी और को, तो आपकी जो ओनरशिप, आपकी जो मेंबरशिप होगी कंपनी में, वो उधर ही खत्म हो जाएगी। आप उसको कंटिन्यू नहीं रख सकते अगर आपने अपनी शेयर्स बेच दिए हैं तो। ठीक है, तो इधर समझ लेना सिर्फ एक बात कि प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स रहते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं रहते हैं, ओनली एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ही ट्रांसफरेबल हो सकते हैं। नाउ नंबर ऑफ मेंबर मतलब क्या होता है, कंफ्यूज मत होना, मेंबर मतलब शेयर होल्डर। ठीक है, या आप ओनर्स बोल सकते हो, क्योंकि शेयर होल्डर ही ओनर रहते हैं। तो इधर दो तरह की कंपनी में आपको दो
मिनिमम एंड मैक्सिमम दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखो क्या दिया हुआ है, उसमें इतना समझने की बात नहीं है, उसमें सिर्फ दिया हुआ है कि आपने अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हो तो आपके जो मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए और मैक्सिमम कितने होने चाहिए, एंड सेम वे पब्लिक कंपनी में कितने होने चाहिए। तो अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज यूजुअली ओन्ड बाय द लार्ज नंबर ऑफ पर्सन। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम मेंबर, मिनिमम शेयर होल्डर होने चाहिए 2 और मैक्सिमम होने चाहिए 200। याद रहेगा, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर होने चाहिए 2 और मैक्सिमम होने चाहिए 200। पब्लिक कंपनी में मिनिमम होने चाहिए 7, मिनिमम होने चाहिए 7, और इसमें कोई भी लिमिट नहीं है नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स या नंबर ऑफ मेंबर्स पे। इसीलिए जब हम पढ़ रहे थे सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, जब मैं आपको बोल रही थी कि इधर लाखों एंड हजारों में शेयर होल्डर हो सकते हैं, इधर आपको समझ में आ गया होगा, इसीलिए इधर नो लिमिट है। क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी बोलूं तो किस लिए बनी है पब्लिक लिमिटेड कंपनी? लोगों से पैसे उठाने के लिए, जनरल पब्लिक से, जो कभी कंपनी को देखी भी ना होगी। तो इसीलिए इधर कोई भी लिमिट नहीं रखा गया है, क्योंकि एक्चुअल मोटिव अगर आप इधर रिस्ट्रिक्ट कर देते हो, 50 और 100 ही लिमिट रख देते हो, तो पब्लिक कंपनी का एक्चुअल मीनिंग ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि पैसे किससे रेस करेंगे? अभी पैसों की बहुत जरूरी है कंपनी को, इसीलिए तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी का खोज किया गया है। समझा? कोई दिक्कत ना हो? आपकी इंफॉर्मेशन के लिए अगर बता दूं, एक बात शेयर करूं कि आपको पता है ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक्चुअली कब आई थी और किसने लाई थी? धीरूभाई अंबानी को आप जानते हो? धीरूभाई अंबानी, यस, यस, रिलायंस कंपनी के फाउंडर थे वो। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले पब्लिक लिमिटेड का कंसेप्ट लाया था, जहां पे आप पब्लिक से पैसे उठा सकते हो। एंड इसकी हिस्ट्री कौन नहीं जानता है? अभी तक इसकी हिस्ट्री एंड इसकी कहानियां जो है बच्चे सुनते आ रहे हैं कि वो फर्स्ट टाइम ऐसा था जहां पे उन्होंने, धीरूभाई अंबानी जी ने लोगों को बोला था कि आप मेरी कंपनी में पैसा लगाओ, हम बहुत ज्यादा काम करेंगे। क्योंकि होता क्या था कि थोड़े पैसे होने के कारण थोड़ा ही प्रोडक्शन, थोड़ा ही काम हो पाता था। तो धीरूभाई अंबानी ने लोगों को कन्विंस किया अपनी कंपनी में, किसी भी लोगों को कन्विंस किया, मतलब कोई भी आके इन्वेस्ट कर सकता है उनकी कंपनी में, और उनको कन्विंस किया कि हम एक बार आपको प्रॉफिट देंगे ऐसा कि आप खुश हो जाओगे। तो वैसा ही हिस्ट्री धीरूभाई अंबानी जी ने बनाया था। तो भूलना मत, ये पहला कंसेप्ट किसने लाया था? धीरूभाई अंबानी जी ने। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, कैपिटल, अपना 11th फीचर जो है इसमें है, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन रेज ह्यूज कैपिटल ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ मेंबर। ठीक है, हमने पढ़ा कि क्या होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी या जॉइंट स्टॉक कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर के वजह से, हम लार्ज नंबर होने के वजह से हम लार्ज कैपिटल रेज कर सकते हैं। ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल कैन बी कलेक्टेड बाय द कंपनी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट। इट कैन ऑल्सो ऑब्टेन लोन फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। और बैंक भी ना इन लोगों को बहुत, मतलब जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इन कंपनी को बहुत सपोर्ट करती है। क्यों? क्योंकि इनके जो कंप्लायंसेस रहते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं। इनको आरओसी के पास ईयरली जो है अपने जो रिटर्न्स है वो भरने पड़ते हैं कि आपने कितना कमाया है, कितना खर्च कर रहे हो। तो टाइम टू टाइम इनको अपने कंप्लायंसेस सबमिट करने पड़ते हैं टू गवर्नमेंट। इसीलिए जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है और जो बैंक है वो इनको लोन भी बहुत इजीली प्रोवाइड करती है। और प्लस आप इधर देख रहे होगे डिबेंचर हो, बॉन्ड हो, पब्लिक डिपॉजिट हो, तो ये सब के थ्रू भी आप पैसे इकट्ठे कर सकते हो। मतलब ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है कि एज अ कंपनी आप अनलिमिटेड पैसा रेज कर सकते हो। क्योंकि इधर जो है जनरल पब्लिक का रोल आ जाता है। अगर जनरल पब्लिक को आपकी कंपनी पसंद आई तो कितने भी पैसे लगाती है आपकी कंपनी पे। ठीक है, अगर किसी को पता होगा आईपीओ एफपीओ का कंसेप्ट तो वो मेरी बात समझ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा गूगल पे जाके आईपीओ मतलब सर्च मारना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या फर्दर पब्लिक ऑफरिंग, आपको सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि हम कैसे एज अ पब्लिक कंपनी इतना ज्यादा पैसा रेज कर पाते हैं।
नाउ लास्ट फीचर दैट इज गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंट्रोल, ठीक है। लास्ट अपना फीचर रहेगा गवर्नमेंट कंट्रोल। क्यों गवर्नमेंट कंट्रोल? जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि आपको ईयरली बेसिस पे अपने रिटर्न्स, अपने प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस सबमिट करना पड़ता है आरओसी को, दैट इज रजिस्ट्रार को, दैट इज रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को ईयरली बेसिस पे या कभी कभी क्वार्टरली बेसिस पे भी कुछ कुछ चीजें सबमिट करने पड़ते हैं, अनलिमिटेड कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं। तो ये जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है ना, वो किसके अंडर काम कर रही होती है? गवर्नमेंट के अंदर काम कर रही होती है। ये गवर्नमेंट कंट्रोल रखती है आरओसी पे, तो इसीलिए इसमें बोला हुआ है कि कंपनी पे जो रहता है वो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही होती है। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज टू वर्क अंडर अ गवर्नमेंट कंट्रोल एंड सुपरविजन, ठीक है। अब आप ही बोलो माय डियर फ्रेंड्स, अब आप ही बोलो कि आप पब्लिक से पैसे उठा रहे हो, तो जरूरी है कि नहीं है कि आप पे कोई गवर्नमेंट कंट्रोल हो, गवर्नमेंट सुपरविजन हो? तो यस, इसमें बहुत ज्यादा, बहुत कड़की से, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए जाते हैं आपके कंट्रोल पे एंड आपको सुपरवाइज किया जाता है। रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी फॉर ऑल कंपनी, रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी फॉर ऑल कंपनी। अ रजिस्टर्ड कंपनी मस्ट फॉलो द रेगुलेशन गिवन इन द कंपनी लॉ, कंपनी हैज टू फाइल अ कॉपी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। जैसे कि हमने पहले पूछा था, पहले पढ़ा था कि आपको एज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी का टैग लेने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन पक्का करवाना ही पड़ता है, वरना आप जॉइंट स्टॉक कंपनी कहलाते ही नहीं हो। इसीलिए जब आप इनकॉर्पोरेट होते हो ना, तभी से क्या होते हो? आरओसी के अंडर रजिस्टर होते हो। आरओसी किसके अंडर काम करता है? आरओसी गवर्नमेंट के अंदर काम करता है। इसीलिए बोला हुआ है कि ये जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो गवर्नमेंट कंट्रोल में रहती है, जहां पे आपको क्या फाइल करना पड़ता है? फाइल करना पड़ता है आपको कॉपी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। समझा? गवर्नमेंट कंट्रोल, इसका मतलब ये नहीं मत समझना, बहुत लोगों का ये डाउट आने वाला है, बहुत लोगों को ये समझने वाला है मैम गवर्नमेंट कंट्रोल मतलब क्या? गवर्नमेंट ने हमारे शेयर्स खरीदे रहते हैं, कंपनी के शेयर्स, या उनका हक रहता है अपनी कंपनी पे? बिल्कुल नहीं, उनकी नजर रहती है अपनी कंपनी पे। सिर्फ इतना ही है, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम पे बहुत सारे कंप्लायंसेस, बहुत सारे रिटर्न्स भरने पड़ते हैं आरओसी को। गलत मत सोचना, ठीक है? आई थिंक सो ये 12 के 12 फीचर एकदम क्रिस्टल क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर इसमें से कोई भी कुछ भी डाउट है तो आपको कमेंट सेक्शन अच्छे से दिया गया है, कमेंट सेक्शन पे टाइप करो, मेरे को क्वेश्चंस पूछो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जितना इंटरेक्शन रहेगा उतना बेटर रहेगा, ठीक है? आपके पास बहुत अच्छा टाइम है पढ़ने का, तो इसको यूज करो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।